ओके सो एज अ पॉलिसी एनालिस्ट हमने लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें देखी कि कैसे पॉलिसीज़ जो हैं वो इवॉल्व होती हैं ओवर टाइम और उनमें कौन कौन से सोशल फैक्टर्स होते हैं जो बेसिकली सोशल पॉलिसीज़ को फीड इन कर रहे होते हैं डाटा। उन डाटा की बेस पे कौन से सोशल इंडिकेटर्स हैं जो एविडेंस बेस्ड डाटा हमें प्रोवाइड करते हैं एज अ पॉलिसी एनालिस्ट, जिनको हम कंसिडर करके या उनका रैशनल बना के हम पॉलिसी इंटरवेंशंस की तरफ जाते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ पॉलिसी रिसर्च। एज अ पॉलिसी एनालिस्ट पॉलिसी रिसर्च कितनी इम्पोर्टेंट है, उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या एथिकल इश्यूज होते हैं और कौन से रिसर्च मेथड्स हैं और उनके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं जो हमें अडॉप्ट करते हुए कंसिडर करने चाहिए। सो अगर हम पॉलिसी रिसर्च को देखें तो रिसर्च इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ सोशल पॉलिसी। और इसको अगर हम कुछ यूँ देख लें कि इसमें क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमें प्रोसेस के बारे में बताता है, ये हमें आइडेंटिफाई करके देता है कि कौन सी एजेंसीज किस तरह पॉलिसी में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। टू इस्टेब्लिश द व्यू ऑफ की स्टेक होल्डर्स, ये हमें मैप आउट कर देता है कौन से स्टेक होल्डर्स क्या सोचते हैं और क्या इनपुट देते हैं पॉलिसी, सोशल पॉलिसी के हवाले से या किसी क्रिटिकल सोशल इशू के हवाले से। टू सी व्हाट पीपल मेक ऑफ सर्विसेज, लोग सर्विसेज को किस तरह यूटिलाइज करते हैं, एंड टू एवेलुएट द वर्क ऑफ एजेंसी। और एक सोशल एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी जो कि पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रही होती है, उसकी परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाता है। अच्छा जी, रिची एंड स्पेंसर जो हैं ये चार ब्रॉडर कैटेगरीज बताते हैं अप्लाइड रिसर्च की। नंबर वन है कंटेक्चुअल रिव्यूइंग एक्सपीरियंसेस नीड्स और द रिलेशनशिप्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ अ सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं कि लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस थे, उनमें क्या हमें नीड्स का एनालिसिस मिल जाता है। फिर हम देखते हैं कि ओवरऑल जो सोशल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें कौन सा पार्ट कितना इफेक्टिव काम कर रहा है। सेकंड है जी डायग्नोस्टिक, लुकिंग फॉर रीजन एंड एक्सप्लेनेशंस ऑफ करंट इश्यूज। इसमें ये एज अ पॉलिसी एनालिस्ट आप ये देखेंगे कि कौन से इश्यूज हैं जिनको डिग आउट करने की ज़रूरत है, जो किस तरह हमारी करंट किसी सोशल प्रॉब्लम के लिए को इफेक्ट कर रहे हैं। थर्ड है एवेलुएटिव एग्जामिनिंग वेदर एम्स हैव बीन मेट आर इश्यूज इन सर्विस डिलीवरी, कि हम ये देखें कि जिस इंटेंट के लिए सोशल पॉलिसी को डिज़ाइन किया गया था क्या वो पूरी हुई है या अभी भी उसमें कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनको कवर करने की ज़रूरत है। स्ट्रेटेजिक है जी कंसिडरिंग अल्टरनेटिव अप्रोचेज एंड ऑप्शंस फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसा कि आप लोगों ने एक असाइनमेंट की थी क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी के हवाले से एनालिसिस किया था, तो उसमें स्ट्रेटेजिक उसका अगर एनालिसिस आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पॉलिसी में कौन से इश्यूज हैं जो फुलफिल नहीं हो सके, वो कौन से गोल्स हैं जिन्हें हम अचीव नहीं कर सके, तो उनके लिए अल्टरनेट अप्रोचेस क्या होंगी दैट कुड हेल्प दैम अचीविंग द ओवरऑल पॉलिसी गोल्स। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं जी इसमें थोड़ा। जी अच्छा जी, रिसर्च होती कैसे है, रिसर्च में क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, सेलेक्ट एंड फ्रेम द रिसर्च प्रॉब्लम। ये आपने बाकी भी अपनी रिसर्च की स्टडीज़ में इसको रिसर्च के जो सब्जेक्ट्स आपको टीचर्स पढ़ाते हैं आपने डेफिनेटली उसमें देखा होगा कि रिसर्च प्रोसेस में सबसे पहले आपके पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है। फॉर इंस्टेंस अगर हम कहते हैं जी पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे करियर काउंसलिंग सेंटर्स नहीं हैं, तो जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम होगा दैट इज़ दी इनसफिशिएंट और एब्सेंस ऑफ करियर काउंसलिंग सेंटर्स इन एकेडेमिया। ठीक है जी, आप क्या करेंगे जी, आप डेवलप मेथोडोलॉजी या रैशनल बनाएंगे। मेथोडोलॉजी में आप ये देखेंगे जी कि किस तरह से हाउ यू विल बी कंडक्टिंग दिस रिसर्च। ठीक है, इसमें हम डिफरेंट रिसर्च मेथड्स होते हैं, जैसे क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड है, वो आपने स्टडी किए होंगे। क्वांटिटेटिव मोर लाइकली दी वेयर यू हैव द लार्ज नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ रिस्पोंडेंट्स। क्वालिटेटिव में ये है कि ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों की तरफ इंटरव्यूज़ और इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, रिसर्च गाइड्स हो सकती हैं, उनसे जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं दैट कुड बी क्वालिटेटिव डाटा। देन हम कलेक्शन ऑफ डाटा की बात करते हैं। इसमें हमारे पास दो ब्रॉडर सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, प्रोसेस एंड एनालाइजिंग डाटा। क्वालिटेटिव डाटा डिफरेंट तरीक़ों से एनालाइज होता है। वन सच एग्जांपल इज़ थीमेटिक एनालिसिस है। जब हम क्वांटिटेटिव में जाएंगे तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम डाटा को टेस्ट कर सकते हैं। देन वी कैन यूज़
लाइक फाइनल रिपोर्ट होती है, जिसे अगर आप एकेडेमिया में कर रहे होते हैं तो उसे हम रिसर्च थीसिस कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप एज अ पॉलिसी एनालिस्ट इस चीज़ को देख रहे हैं, तो दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ अ रिपोर्ट। जैसे आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ के एनालिसिस के बाद एक रिपोर्ट बनाई थी, दैट दैट वर बेस्ड ऑन सेकेंडरी डाटा। उसमें हमने एग्जिस्टिंग डाटा को एनालाइज किया था, हमने उसमें कोई प्राइमरी मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन यूज़ नहीं किए थे। ठीक है जी। तो ये एक सिंपल रिसर्च प्रोसेस है जो पॉलिसी एनालिसिस में भी फॉलो किया जा सकता है। ये उसकी सारी एलेबोरेशन है। सो या ऑपरेशनलाइजिंग द प्रॉब्लम, ये थोड़ा डिटेल में रिसर्च है। अगर आप लोगों ने कोई टीचर्स आपको डेफिनेटली रिसर्च पढ़ा रहे होंगे तो उन्होंने आपको ऑपरेशनलाइजेशन और इन सब की काफ़ी डिटेल्स बताई होंगी। मेरे ख्याल है ये हमसे इतना डायरेक्ट रेलिवेंट नहीं है, लेकिन इफ़ यू पीपल वांट मी टू कवर इट तो हम इसको किसी क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड्स है जी। ओके, तो हाँ ओके, अच्छा जी। एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं जी रिसर्च में जी? मैनी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैव एथिकल डायमेंशन एंड कंसिडरेशन ऑफ द एथिकल इश्यूज इज द स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ research design. In general terms, the kind of ethical consideration which are included in the published codes are four kinds. The impact of the research, the potential implications of research for participants, the potential implications of research for non-participants, and the use टू विच रिसर्च कैन बी पुट। ठीक है जी, कि जिन लोगों से आपने इंटरव्यूज़ किया है और जो आपकी रिकमेंडेशन से इनडायरेक्टली इफेक्ट होंगे लेटर ऑन, आपको उनका उनको एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको देखना होगा। ठीक है जी, कि उन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे उनको को लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, उनके लिए कोई साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की तरफ कोई चीज़ें जा सकती है। यू हैव टू बी न्यूट्रल, यू हैव टू बी fact based, you have to be realistic, but you have to be consider the ethical perspective of any research, because you are doing a research in a society, and society में क्योंकि लोग इन्वॉल्व होते हैं, and you are doing with the real person, and you are tapping the life experiences of the participants, तो इसमें आपको बड़ा केयरफुल रहना होता है। सेकेंड जी क्या है जी? द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स रिप्रेजेंटेड फॉर एग्जाम्पल इन इन्फॉर्म्ड कंसेंट। जब भी आप डाटा कलेक्ट करते हैं तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज़ द प्री रिक्विजिट। उसमें ये होता है कि आप पार्टिसिपेंट्स को ये कहते हैं कि दिस इज़ समथिंग आई एम डूइंग और आई डू इट, एंड फॉर दैट आई नीड योर कंसेंट, कि मैं आपसे जो चीज़ें पूछूंगा आप मुझे उसको कोट करने की परमिशन देंगे। ठीक है जी, वो डाटा मैं कॉन्फिडेंटली और विदाउट कोटिंग योर नेम, योर पर्सनल पर्टिकुलर्स, मैं इसको कंसिडर करूंगा। स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ वल्नरेबल रिस्पोंडेंट। समटाइम आपके रिस्पोंडेंट्स ऐसे होते हैं जो किसी क्रिटिकल सिचुएशन में होते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग विद चिल्ड्रन who have been experienced the violence, mental violence, physical violence, तो उन बच्चों की कंडीशंस बहुत वल्नरेबल होती हैं, उनसे आप डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है कि आपने उनसे इन्फॉर्मेशन भी अथेंटिक एक्सट्रैक्ट करनी है और आपने उनको किसी फर्दर ट्रॉमा की तरफ पुश नहीं करना। Third are the disciplinary considerations. Researchers are enjoined to protect the status of the discipline by trying to maintain research of high quality. ठीक है जी, आपने स्टैंडर्ड रखना है, डिस्प्ले कॉम्पिटेंस, आपने किसी भी पॉइंट पे कोई नेग्लिजेंस का मुजाहरा नहीं करना, एक्ट रिस्पॉन्सिबली टुवर्ड्स अदर्स इन देयर फील्ड एंड एडवांस देयर डिसिप्लिन। ठीक है जी, आपने जो भी डाटा कलेक्ट करना है, आपकी टोन क्रिटिकल नहीं होनी चाहिए, आपने बड़ा अनबाइस्ड होकर, बड़ा न्यूट्रल होकर चीज़ों को लेकर चलना होता है। अच्छा जी, फोर क्या जी? रूल्स कंसर्निंग रिसर्च रिलेशनशिप्स। दिस इंक्लूड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू द बॉडी कमिशनिंग द रिसर्च। इसमें होता यह है कि जैसे अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए रिसर्च कर रहे हो तो यू हैव टू फॉलो देयर एथिकल प्रोटोकॉल्स। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हो तो दे वुड हैव सॉर्ट ऑफ एथिकल प्रोटोकॉल्स जिनको आपको फॉलो करना होता है। और समटाइम ये होता है कि जो क्रिटिकल इश्यूज होते हैं उनमें आपको कमेटीज़ बननी होती हैं, एथिकल कमेटीज़, जिनसे आपको सबसे पहले परमिशन लेना होती है, उसके बाद आप रिसर्च के लिए अपनी रिसर्च स्टार्ट करते हो। ठीक है जी।